चर्चा में हमने पानीपत के कई मुद्दों पर गौर किया है। जवाब आपके सामने है। ये जनता को तय करना है कि उन जवाबों से वो संतुष्ट है कि नहीं है। लेकिन चर्चा का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मैं गुजारिश करूंगा लोकेश जी, बीजेपी की तरफ से आप एक बार फिर से इस मंच पर विराजमान हो और अपनी बातों को रखें। लोकेश जी इस मंच पर आइए। सुरेश मलिक जी आप भी इस मंच पर आइए, आपसे भी बातचीत होगी और सीधे सीधे सवाल होंगे पानीपत के जनता के मन के सवाल, क्योंकि अभी हमारे सामने वो मुद्दे आना बाकी हैं जो जनता के बीच चर्चा का विषय बनते हैं। पानी का मुद्दा, स्वच्छ पानी का मुद्दा आज भी बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्री का मुद्दा है, इसके अलावा कॉलोनियों का मुद्दा है, कॉलोनी वासी जो बाहरी इलाकों में रहते हैं शहर के, उनका मुद्दा है, और ग्रामीण इलाकों की क्या दशा बदली है इस पर भी सवाल होगा। और साथ ही खबरें तक की डिप्टी एडिटर मुमताज खान आप भी आइए इस मंच पर। गुजारिश आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाइए क्योंकि ये चर्चा अब आपका इंतजार कर रही है। ओवर टू यू मुमताज खान। स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का, लोकेश नागरू साहब भारतीय जनता पार्टी से और आर्य सुरेश मलिक जी कांग्रेस से आज नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे यहाँ खबरें अभी तक के इस खास मंच पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लोकेश नागरू जी, चुनाव सर पर ही है एक तरह से, हालांकि हरियाणा के चुनाव में भी थोड़ा वक्त है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव में भी आप लोग अपनी अपनी नुमाइंदगी दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे पहला तो यही है कि पानीपत की जनता क्यों फिर से आप लोगों को चुने? ऐसा क्या किया है आपने? ये माइक चेंज करें प्लीज। माजरत है इस इनकन्वीनियंस के लिए, जल्द तब्दील हो जाएगा। ठीक। आपके चैनल खबरें अभी तक को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में इस प्रकार के मंच हर विधानसभा शाह होने भी चाहिए। बात किसी राजनीतिक क्षेत्र के दल की नहीं है, विचारों का मतभेद होता है। सुरेश जी भी मेरे भाई हैं, मैं भी इनका भाई हूं, लेकिन विचारों का मतभेद है। ये किसी विचार के साथ है, मैं किसी विचार के साथ हूं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य समाज है, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। भाई कौन सा दल किस प्रकार का काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो वो विपक्ष उसके बारे में बोलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक अच्छे मंच का आयोजन यहां पे किया। आपका प्रश्न था कि तीसरी बार पब्लिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों बनाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, लोकसभा के अंदर जो इस देश को इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, 70 सालों की सरकारों ने नहीं दिया। चाहे वो एक सीमा पे खड़ा सैनिक है, उसके स्वाभिमान की बात हो, चाहे वो इस देश का किसान है, उसके स्वाभिमान की बात हो। पहले की सरकारें हर व्यक्ति के साथ, हर समाज के साथ खिलवाड़ किया करती थी। 2 रुपए 26 पैसे का चेक देकर उसके स्वाभिमान को उठाया करती थी। आज की सरकारें 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को देकर उसके स्वाभिमान को दिखाती हैं। अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलूंगा तो शायद मैं 3 घंटे उनके बारे में बोलता रहूं, फिर भी बात पूरी नहीं होगी। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे को क्या दिया और आगे उनको लेकर आना अनिवार्य है। यह तय है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। यानी आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसे कोई चीज, कोई फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करता? आपको लगता है ऐसा? एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हो, मैं एक छोटे से
पार्षद के चुनाव की बात कर रहा हूं। छोटा चुनाव हमेशा बहुत मुश्किल होता है। यदि आपने अपने वार्ड में ईमानदारी से और व्यवहारिक रूप से आपने उस वार्ड में काम किया तो एंटी इनकम्बेंसी वहां पे भी काम नहीं करेगी। अगर आपके मन में बेईमाना और आपके मन में लूट खसोट का मामला है तो निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी आपके मंच पर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से, लोगों के सेवा भाव से काम किया और निश्चित तौर पे 2024 में कमल का फूल खिलेगा। ठीक है, इस पर भी आएंगे। आर्य सुरेश मलिक जी, आपको क्यों ये यकीन है कि पानीपत की जनता भारतीय जनता पार्टी पर या किसी भी और पार्टी पर कांग्रेस को तरजीह देगी? क्या मुद्दे हैं आपके पास, क्या दलीलें हैं आपके पास खुद को सबसे ज्यादा मजबूत साबित करने के लिए? मैडम, सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल खबरें अभी तक के तमाम जो लाखों व्यूवर्स आपको देख रहे हैं और यहाँ पर मौजूद सभी पार्टियों के सभी मेरे सम्मानित नेतागण, मेरे साथी जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले सभी को सादर नमस्ते। आपने अच्छा सवाल किया कि कांग्रेस को तरजीह क्यों? कांग्रेस को तरजीह इसलिए कि यदि आप दिखाने की हिम्मत कर सकें, जहां आपकी बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, इस रोड को भी आप देखेंगे तो पिछले 10 साल से इसकी जो स्थिति है वो अपने आप बयान कर देगी। आप गाड़ी को चाहे इधर से लेके जाना चाहते हो, जहां भी आप चंडीगढ़ या वापसी में आपने दिल्ली जाना है, तो आप निश्चित तौर से पाओगे। वहां से चौक पे जाओगे तो सेक्टर 24 टीडीआई की तरफ चलोगे, वो भी। स्नोली रोड की सड़क देखोगे, पिछले 9 साल से उसमें कुछ नहीं हुआ, वो भी। बरसत रोड ज्यादा दूर से अब मैं आपको लेके जाऊंगा तो मुझे लगता नहीं आज की तारीख में आप वापिस पहुंच पाओगे। आपके आसपास ही आप सड़कों को देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि विकास की क्या स्थिति है। मेरा लोकेश भाई मेरे भाई हैं, व्यक्तिगत तौर पे छवि भी अच्छी है और काम भी करते हैं, और भाई की कभी कभी अंतरात्मा इतनी जागती है कि विद्रोह पे भी उतर आते हैं अपनी पार्टी के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पार्टी की मर्यादा को समझते हुए कहीं ना कहीं अपने भविष्य को देखते हुए चुप रहना पड़ता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे ये ठीक सामाजिक जीवन जीते हैं। नागरू साहब, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने इनको शांति सुना, मेरी पूरी बात को कंप्लीट ये उन्हें देंगे। अगली स्थिति, जैसे आप बाहर निकलेंगे तो इस पानीपत में बहुत सारे गेट बना दिए गए, उनका आप बड़े ईमानदारी से, क्या कोई भी आरटीआई के तहत भी उनका बजट देख सकता है। गेट बनाना अच्छी बात है, उससे शहर का विकास दिखता है। पार्कों पे कई कई करोड़ रुपए लगा दिए गए, ग्रेनाइट पत्थर लगा दिए गए। आज एक भी पार्क पे 2-2, 2.5 करोड़ रुपए लगा करके ग्रेनाइट पत्थर लगाए। एक भी पार्क के बाहर और अंदर वाली दीवार पे ग्रेनाइट पत्थर इसी स्थिति में हो, कहां गए वो लगे ही नहीं थे। वो ऐसी स्थिति में लगे थे, वो सब गोलमाल था। और ये गेट से पहले जो समाज की मौलिक जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सड़क, वो पूरी होनी चाहिए। गेट की स्थिति बाद की है। और मैं समझता हूं कि मेरी इस बात से और इस बात के महत्व से लोकेश जी भी सहमत होंगे कि समाज को पहली जरूरत जो है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की है, जहां से विकास होकर गुजरता है। और अगला, ये हरियाणा जाना जाता था, सेनाओं में जो प्रतिनिधित्व यहाँ का नौजवान करता था हरियाणा का, उनकी स्थिति, जिन्होंने रिवाड़ी में माननीय मोदी जी का पहला अभिनंदन कभी रिवाड़ी में सेनाओं ने किया था मिलकर के, आज वो सब संगठन बना करके सरकारों के विरोध पे उतारू हैं। ये हरियाणा अपने जवान के लिए जाना जाता था, खिलाड़ी के लिए जाना जाता था, खिलाड़ी आंदोलन करने के लिए विवश है। ये किसान के लिए जाना जाता था, किसान का धरना 1 साल से ज्यादा चला, वो आपके सामने है। ये पानीपत व्यापारी के लिए जाना जाता था। आप ठीक जहां पे आप बैठे, इसके पिछली सड़क पे आप जाएंगे तो व्यापारी को कभी प्रोसेस प्लांट के नाम पे, कभी ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे, कभी किसी अन्य के नाम पे, कभी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम पे, कभी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के नाम पे, इतनी बार उनको नई गाइडलाइन दी जाती हैं, जिससे यहाँ का व्यापारी भी परेशान है। कर्मचारियों की स्थिति आप देख सकते हैं। आप कभी पानीपत में जब दिल्ली से चंडीगढ़ आप जाएं, आप कभी भी 5 मिनट के ब्रेक लगा करके देखिएगा पानीपत सचिवालय में, आपको वहां पे आशा वर्कर मिलेंगी, आंगनबाड़ी वर्कर मिलेंगे, सफाई कर्मचारी मिलेंगे,
वहां पे आपको पूरी किलकारियां लगती मिलेंगी, नारे लगते मिलेंगे सरकार के खिलाफ। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है। आपका विषय बहुत बढ़िया है। ये कांग्रेस सरकार में तो आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं थी अपनी बात को रख सके। बहुत ये अच्छी तो बात, भारतीय जनता बहुत पार्टी की अच्छी। सरकार है मैं कि सामान्य व्यक्ति अपनी बात मंच पर रख सकता है। अगर वो बात अपनी बात रख रहे हैं तो उनको अपना हक मिल रहा है, तो इसके लिए तो मैं सरकार का गुण गाता हूं कि वो लोग ये काम करने दे रहे हैं। आपकी कांग्रेस सरकार में तो आज तक आप कर ही नहीं सकते थे। लोकेश जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, जैसे पिछले 11 महीने से मैं पानीपत जिला परिषद का सदस्य होने के नाते और उसका वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे को कहीं यदि उस प्लेटफॉर्म पे कोई सवाल करेगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि 11 महीने में क्या हुआ, पानीपत जिले की स्थिति क्या रही, मुझे उसके जवाब देने चाहिए, बजाय कि मैं पिछले 10 साल पहले कौन कौन वहां पर रहा, उनकी स्थिति क्या है। पिछले 9 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार 10वां साल चल गया है। केवल कांग्रेस को गाली मात्र देने से काम नहीं चलेगा, अपनी उपलब्धियां, अपने काम जरूर बताने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं। इसीलिए कांग्रेस को जनता ने घर में बिठाया था ना 10 साल पहले, इसीलिए आपको लेकर आए थे। आप और आपकी पार्टी के नेता जब देखो जब हर बात में कांग्रेस से मुकाबला करते हैं, उनको हरा दिया, शिकस्त दे दी जनता ने। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। आज लोकेश जी, प्लीज मैं ये उम्मीद करूंगा आप अपनी बात बताइए। आज अगर पानीपत के अंदर गुरु तेग बहादुर द्वार बन रहा है तो उससे आपको परेशानी हो रही है। आज अगर राधा स्वामी सत्संग द्वार बन रहा है उससे आपको परेशानी हो रही है। अगर इस देश की संस्कृति को उठाया जा रहा है तो उसके लिए आपको परेशानी हो रही है। आज तक पानीपत के अंदर एक भी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बताओ। आज आप असंध रोड पे जाकर देखो लाइटों की क्या स्थिति है, सड़क की क्या स्थिति है। आप गोहाना रोड के ऊपर जाकर देखो, आपको 2 महीने बाद मैं वो तो कह रहे हैं सड़कें हैं ही नहीं। आपको मैं 2 महीने बाद सनोली रोड पे भी दिखाऊंगा। और रही बात जो आपने बरसत रोड की बात करी, श्रीमान जी, बरसत रोड बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन वहां पर सीवरेज का काम अमृत योजना 9 साल से नहीं, गलत, अमृत योजना के तहत वो काम अभी 3 साल पहले शुरू हुआ और वो काम कंप्लीट होने पे सड़क दोबारा बनेगी। और आप ही वहां पर जाकर कहोगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए वो कांग्रेस सरकार ने नहीं किए। कॉलोनियों को ऑथराइज करने का काम किसने किया? आज 50-60 कॉलोनीज अगर ऑथराइज करी, किसने करी? ना ऑथराइजेशन के नाम पे लुटा गया लोगों को, आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, विकास के नाम पे, सड़कों के नाम पे। आज एक मजदूर किसान व्यक्ति अपने प्लॉट को रखकर अगर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ले सकता है। कांग्रेस सरकार के अंदर आपने तो कॉलोनियों के नाम पर कच्ची कॉलोनियां कटवा कर आपने लोगों को ठगा है। आप कहते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कांग्रेस तो कहती है बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, सीएमआई की रिपोर्ट देते हैं बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप लोग मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,10,000 नौकरियां दी और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर दी। जिसके घर में बैठने को कुर्सी नहीं उसके बच्चे को नौकरी मिली। यह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार वो था जब तहसीलदार लगने के लिए 1 करोड़ रुपए का बैग उसके नेता के पास जाया करता था। वो समय भूल गई क्या पब्लिक? मलिक साहब, आपके नेता कहते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि 4 लाख करोड़ की सीधी डेब्ट है कर्जे के नाम पे जब वो बीजेपी सरकार को घेरते हैं तो। और भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी अलग दलीलें हैं उनकी इस बात को गलत साबित करने के लिए। बीजेपी कहती है कि जब कोरोना के वक्त में कर्जा लिया गया था, विपक्षियों को बैठाकर उनसे मशवरा लेकर तब कर्जा लिया गया था क्योंकि राज्य की स्थिति को संभालना था। तो फिर एक ही बात पे विरोधाभास कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों इस बात पे घेर सकते हैं आप लोग सरकार को? ये कहने मात्र से काम नहीं है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। जो भी उसको देखना चाहे वो तो सरकार पे कितना कर्ज है, ये रिकॉर्ड की बात है। हुड्डा साहब, मैंने जैसे कहा, हुड्डा साहब के राज में एक बड़ा नारा प्रचलित था जिसको गांव का हर किसान जब वो जीरी गेहूं लेके आ करता था तो कहा करता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। इस प्रकार के नारों से और किसान खुश था। अब हाल क्या है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय पानीपत की अनाज मंडी में आते हैं, किसान शिकायत करते हैं। आप ही की राज में 2 रुपए 26 पैसे का चेक भी हुड्डा सरकार में आया करता था। आज 15,000 का चेक आता है। जहाज में तो तमीसे गए थे, उल्टे आण जो के कौन रहे मेरे भाई। इसका मैडम, पानीपत की रणभूमि हमेशा से, सदियों से इतिहास इस बात का साक्षी है कि वो फैसले करती आई है। यहां से पूरे देश के इतिहास रचे गए हैं। आज इस कार्यक्रम में चुनावी साल में आपने बढ़िया कार्यक्रम किया। आज ये आगाज है, इसका अंजाम आप देखना। 1 साल के अंदर दोनों चुनाव। मेरा एक सवाल है नागू साहब, इसका अंजाम आप देखना।
ई टेंडरिंग लेकर आया। आज भी मलिक मैं साहब, ऐसे एक दो तीन लोगों को देख रहा मलिक था, साहब, एक मिनट। सुनिए, आज भी दो तीन लोगों को मैं ऐसे देख रहा था, वो सवेरे मेरे से बात करने आए थे कि हमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है। मैं यहाँ के उतरा, मुझे लगा नायब सिंह सैनी के लिए बुक्का लिए खड़े हैं। मैंने कौन सी ये मजबूरी तो है मेरे सिलसिला भाई, चलता रहता है, कौन सी मलिक साहब, मजबूरी ये तो है? चलता रहता या है। तालियां पीट रहे थे, मलिक साहब, सवेरे एक शामिल मिनट। होने के लिए आए। वक्त की कमी है, मुझे अहम सवाल पूछना है। नागरू साहब, जितने भरोसे से ना ना, आप मलिक ज्यादा साहब, गलतफहमी में एक हो, मिनट। नागरू साहब, जितने भरोसे से, जितनी उम्मीद आप से, ज्यादा गलतफहमी में हो, जितनी वो खुद रिकॉर्ड नहीं बोल एतमादी से रहे आप कह रहे हैं कि आप की सरकार ने ये सारे काम किए हैं, इसलिए जनता आपको फिर से लेकर आएगी, वो चाहे पानीपत की जनता है या फिर बाकी के हरियाणा प्रदेश की। लेकिन जब से आप लोग ई टेंडरिंग लेकर आए, आपको मालूम है आज भी बड़ा प्रदर्शन हुआ है टोहाना में, राज्य भर के सरपंच इकट्ठा हुए हैं और एक बड़ा प्रदर्शन किया है आपकी इस स्कीम के खिलाफ। जब सरपंच ही नाराज है आप लोगों से, तो कैसे आएंगे? कि सरपंच अपनी जगह है, वो ठीक भी हो सकते हैं, मैं गलत नहीं कहता। अगर सरपंच ठीक है तो ई टेंडरिंग होने से परेशानी क्या है? नगर निगम के अंदर भी ई टेंडरिंग हुई थी, हमारे को तो कोई परेशानी नहीं। परेशानी उस व्यक्ति को है जिसके हाथ में डायरेक्टली पैसा नहीं आ रहा, जिसके हाथ में पावर नहीं आ रही और वो कुछ गलत काम कर नहीं सकेगा, ये परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया पेंशन का। पेंशन में क्या परेशानी थी? कोई परेशानी नहीं थी। जिस महिला की पेंशन 750 रुपए थी, 750 के उसको 250 रुपए मिलते थे, बाकी 500 रुपए उस व्यक्ति की जेब में जाते थे, वो परेशानी है। नहीं नहीं, आज वो वही कैसी? किसकी जेब? 2750 रुपए उस वृद्ध के अकाउंट में जाते हैं, आज वही 2750 रुपए वो इस महिला के खाते में जाते हैं, विडो के खाते में ये जाते जो हैं। तो ये फर्क है। दुनिया भर के पोर्टल्स आप लोगों ने बना दिए, वहां भी कितने लूप होल्स हैं, वहां भी कितनी चीजें इधर से उधर हो रही हैं, आपकी निश्चित जानकारी तौर में है ये पे, चीज? निश्चित तौर पे सारा दिन सेक्रेटेरिएट में बेचारे अपनी फैमिली आईडी को लेकर के, एक दिन में यहाँ पे एक गांव है डेरा सिकलीगर, नई पंचायत अभी बनी, मैं वहां पे गया, वहां पे सिकलीगर लोग हैं, उनके गांव में भी उनके प्लाटों के कागज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा बिल 2-2 लाख रुपए आ गया, झोपड़ियों का बिल 2-2 लाख रुपए मैडम आ गया। चलिए, देखिए, जो आपने बात करी गांवों के अंदर जो गरीब व्यक्ति है, आज तक उनको अपने प्लाटों का हक नहीं मिला था। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने उस गरीब के बारे में, उस वंचित के सर, बारे जो में, उस fingerprints मजदूर के बारे में clone हो रहे सोचा। हैं, वो भी तो एक लूप होल है। उनके प्लॉट जो चलिए। लाल डोरे के अंदर थे, उनके मकानों की रजिस्ट्रियां करवा के देने ठीक की है, बात नागरू करी। साहब, वो मनोहर लाल जी बोलने की की बहुत सरकार बहुत ने- शुक्रिया मैडम, आप मैं दोनों का तुम्हें इस बातचीत के एक लिए। उम्मीद जरूर वक्त का करूंगा, तकाजा है कि मैं हमें एक उम्मीद जरूर करूंगा भाई इस से, इंटरव्यू को एंड ये करना है। बहसें चलती रहेंगी, हाँ। सरकारें आएंगी जाएंगी, आप जनप्रतिनिधि है, लोगों ने बड़ी उम्मीद से भाजपा को बनाया था, एक आपकी ड्यूटी बनती है, जितना इस हरियाणा के लोगों की खून पसीने की कमाई का जो पैसा सरकार के द्वारा यूज होता है, आप गांवों में जाकर देख चलिए, सकते हैं, ठीक है। बहुत बुरे हाल है। मलिक साहब, उस पर बहुत आप शुक्रिया। निश्चित तौर पे काम करेंगे, लोकेश उम्मीद नागरू करता हूं। साहब, आपका भी मैं- बहुत बहुत शुक्रिया। मैं- इस बातचीत को एंड मैं करेंगे भाई हम यहीं। सुरेश जी को विश्वास दिलाता हूं कि 100% जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। चलिए, और ये सियासी दावपेच का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप दोनों से विदा लेते हैं इन अल्फाज के साथ कि बहुत पहला सवाल था, बहुत गरूर है चौधरी तुझको भूपेंद्र सिंह ऐ हुड्डा के सरबरे नेतृत्व में तूफान। हरियाणा में कांग्रेस मुझको भी सरकार आ जिद गई, है कि उसके दरिया लिए के पार धन्यवाद। जाना है। देखना ही होगा कि दरिया के पार कौन जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।